क्वेश्चन नंबर 31 बता देते हैं, पहले फिर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 तो ये ठीक है, 30 भी देख लेते हैं साथ ही में। क्वेश्चन नंबर 30 जो है, यार 30 वाला 30 जैसा तो हमने कल कराया था। क्वेश्चन नंबर 30 यही वाला पूछ रहे हो ना? 30 नहीं सर, 31। अच्छा 30 वाला नहीं, चलो ठीक है। तो 31 वाला हम नीचे ले आते हैं फिर। 31 में क्या लिखा है भाई? 31 में ABC are vertices of a triangle. L is the midpoint of AB. M is the midpoint of AC. Write down the coordinate of L and M. Show that LM is equal to 1 upon नहीं half of BC. तो भाई स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रहा है फिलहाल तो। एक हमने ट्रायंगल बना दिया भाई, अरे एक हमने ट्रायंगल बना दिया, इसमें ये A ले लिया, ये B ले लिया और ये C ले लिया। उसके बाद फिर हमने क्या किया भाई, इसको हमने 10,5 कोऑर्डिनेट दिए हैं, बी के कोऑर्डिनेट 6,-3 दिया है और सी के कोऑर्डिनेट 2,1 दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या लिखा हुआ है? एल इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ए बी कहाँ है? ये ए बी है, इसके मिड में जो पॉइंट है उसकी उसके वो एल हो जाएगा। इसके कोऑर्डिनेट हम निकाल लेंगे भी थोड़ी देर में। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ए और सी के बीच में जो है यहाँ कहीं मान लेते हैं ये एम है। ठीक है, तो एल और एम के कोऑर्डिनेट सबसे पहले निकाल लो। एल और एम के कोऑर्डिनेट तो स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला वाइज है, 10 + 6/2 और 5 - 3/2 आ जाएंगे। एल के कोऑर्डिनेट बताओ जरा। 8 निकालने। हाँ, कोऑर्डिनेट निकालना है, मिड पॉइंट है। एल के कोऑर्डिनेट और एम के कोऑर्डिनेट निकालो जरा। सर 8,1। हाँ, आवाज नहीं आ रही, बताओ। 8,1। 8,1 ठीक है। बाकी लोगों को समझ में, रमन समझ में आया कैसे निकाला? नो सर। नहीं समझ में आया? अब भाई चैप्टर खत्म होने वाला है, अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो भाई दिक्कत की बात है। भाई साहब ये लाइन दी है, इसमें ये ए है, ये बी है, ए के कोऑर्डिनेट 10,5 है, बी के कोऑर्डिनेट 6,-3 है। तो एल की एल जो है मिड पॉइंट है इस लाइन का, इस लाइन का मिड पॉइंट एल है। तो एल के कोऑर्डिनेट के लिए क्या फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओगे ना। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? x1। हाँ बेटा बताओ। आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही है? कितनों को मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही? हाथ खड़ा करो भाई। सही है, तो दिख रही है। चलो एक ही को नहीं दिख रही, अब दिख रही है। चलो नेटवर्क इश्यू होगा भाई। तो सी एल के मिड पॉइंट ये हो जाएंगे ना, x1 + x2/2 और y1 + y2/2। यही तो होता है, x कोऑर्डिनेट ही हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट ही हो जाएगा। रमन यस सर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इसका x कोऑर्डिनेट प्लस इसका x कोऑर्डिनेट 6/2 कॉमा इसका y कोऑर्डिनेट प्लस इसका y कोऑर्डिनेट मतलब -3। -3/2। तो ये तो बिना सॉल्व करे अब हो जाना चाहिए, इतना आसान हो गया है। 8,1 समझ में आया? समझ गए सर। 8,1 अब समझ गए हो तो m के कोऑर्डिनेट निकाल लो। m जो है AC का मिड पॉइंट है, फॉर्मूला लगाओ वैसे, 10 + 2/2 हो जाएगा। मिड पॉइंट निकालो जरा इसका। सर 6,3। रमन तुम बताओ। यस सर। तुम मिड पॉइंट बताओ, m की वैल्यू m के कोऑर्डिनेट बताओ जरा। सर 8 और 5। 8 और 5 फॉर्मूला क्या है? मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है? रमन मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है? भाई साहब देखिए कि बता दो यार।
रमन, चलो भाई जब आ जाए तब बताना भाई। मुस्कान कितना बता रही थी? तो 6,3। 6,3 है। रमन फॉर्मूला, हाँ फॉर्म, आवाज आ रही तो फॉर्मूला बताओ भाई, यही लिखा तो है, यही तो फॉर्मूला है। चलो मिटा दिया हमने। ए के कोऑर्डिनेट यही है, इस बार पॉइंट सी है, इस बार पॉइंट सी है, 2,1। ठीक है, सॉल्व करोगे तो क्या होगा, x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2। ठीक है, x1 क्या है, 10 लिखा हुआ है, ये x1 है, ये x2 है, तो x1 प्लस 2/2 कॉमा ये y1 है, ये y2 है, तो 5 प्लस 1/2। ठीक है, विच गिव्स अस 12/2, या फिर this gives us 12/2 कॉमा 6/2 which gives us 6,3। ऐसे आते हैं 6,3। कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो अगर ये दोनों कोऑर्डिनेट आ गए तो हमसे क्या पूछा गया है कि हमें शो करना है कि एल एम जो है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो जो है वो हाफ है बी सी की डिस्टेंस है। एल एम के कोऑर्डिनेट ही पता है, बी सी की भी डिस्टेंस कोऑर्डिनेट पता है हमें। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। बिल्कुल तो डिस्टेंस, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के निकाल लेंगे। हाँ बिल्कुल सही। तो हम क्या करेंगे, एल एम का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। एल एम में भाई डिस्टेंस फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला भी बता देते हैं। तीन चार, दो ही, तीन ही तो फॉर्मूले हैं x1 इस प्लस चैप्टर में। x2 माइनस x y1 प्लस y2 का होल हाँ, स्क्वायर से दोनों का। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, और जो पूरा पूरा जो है अंडर रूट के अंदर है। ठीक है, पूरा पूरा अंडर रूट के अंदर है। तो वो लगा के भाई एल के कोऑर्डिनेट भी पता है, एम के कोऑर्डिनेट भी पता है, बी के कोऑर्डिनेट भी पता है, सी के कोऑर्डिनेट भी पता है, तो एल एम की भी डिस्टेंस आ सकती है, बी सी की भी डिस्टेंस आ सकती है। रमन अभी बताओ, सॉल्व करके दिखाना है तो दिखा दे अभी सॉल्व करके। रमन सॉल्व करके बताना है। घबरा गया क्या भाई, डांट नहीं रहे हैं यार। चलो भाई ठीक है। तो 4 आ रही है। 4 आ रही है, यस सर। एल एम की वैल्यू 4 आ रही है। कुछ सॉल्व नहीं करना, कुछ सॉल्व नहीं करना सर बेटा। 2√4। सर 2√2 आ रही है, सॉरी सर 2 रूट। एल एम की वैल्यू 2√2 आ रही है, तो यस सर एल एम 2√2 की आ रही है, डिस्टेंस confirm। 2√2 आएगी। तो मे बी बी सी की डिस्टेंस कितनी आनी चाहिए फिर, 4√2 आ सकती है। तो ज्यादा नहीं चाहिए सर, डबल मतलब 4√2। हाँ 4√2 आनी चाहिए मे बी। ठीक है, तो 4 रूट आनी चाहिए अगर 2√2 सही है तो। रहमान क्वेश्चन समझ में आया, सॉल्व करके बताएं भाई, बताओ। रहमान तुम तो चुप ही हो गए यार। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, और कौन सा क्वेश्चन है भाई एक्सरसाइज में? 30, जितना भी 28 आई थिंक, बाकी ये सारे फिर नहीं। आप इसके बाद कौन से चैप्टर कराएंगे? स्ट्रेट लाइन भाई, अब चलेगा तो सीधा चलेगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा खत्म होगा पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 से लेके 31 से लेके, 31 तो करा दिया, 32 से लेके 36 तक किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है या नहीं लगाया तो हाथ रख के बताओ भाई। कोई भी तुक्का मार दो, वाला बताना है, वाला बता देंगे। 31 से लेके 36 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी, लगाए हो? सर हाँ बेटा। सर हाँ हम सर तब से तो बोल रहे थे सर। सर मेरा सर पता नहीं सर बार बार डिस्कनेक्ट, सर हम अभी लीव किए सर। चलो कोई बात नहीं, हो जाता है, नेटवर्क इशू हो जाता है। लेकिन समझ में आया, करके नहीं बताइए, बताओ तो मैं, बाकी सब तो ठीक है।
सर आपकी भी आवाज नहीं आ रही थी सर उस टाइम। मेरी भी आवाज नहीं आ रही थी, तो क्वेश्चन नहीं समझ में आया, करके बताएं फिर। सर बता दीजिए सर। चलो बता दे रहे हैं, देख लो भाई, इसी बहाने रिवाइज हो जाएगा, लिखना कैसे है। ठीक है, पूरा पूरा लिख के बता रहे हैं। बाकी और कोई सोच लो, और बाकी लोग सोच लो कि क्वेश्चन नंबर 32 से लेके 36 में कुछ पूछना है, या एक्सरसाइज में कोई और क्वेश्चन पूछना है, तो सोच लो, उसके बाद फिर हम बताते हैं। तो सोल्यूशन सबसे पहले क्या करना है, पहले तो फिगर बना लेना है हमें। ठीक है, रफली हमने फिगर बना लिया है, इसको हटा देते हैं यहाँ से। फिगर हमने क्या बनाया है भाई कि ए बी सी के कोऑर्डिनेट हमने लिख दिए हैं क्वेश्चन वाइज। फिर हमसे बोला गया है एज एल इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, सॉरी ए बी। एल जो है ए बी का मिड पॉइंट है, तो हमने उसी डायग्राम में से ये सेक्शन हमने चुरा लिया। यहाँ पे अलग से हमने ये लाइन हमने बना ली। अरे यार, हमने अलग से ये लाइन बना ली जिसमें ये पॉइंट ए मान लिया हमने, ये पॉइंट बी मान लिया, उसी ट्रायंगल में से चुरा रहे हैं भाई। ठीक है, इसको भी मिटा देते हैं। ठीक है, जिसमें ए के कोऑर्डिनेट जो हैं वो 10,5 हैं, और इसके कोऑर्डिनेट जो हैं वो कितने, बी के कोऑर्डिनेट हैं जो 6,-3 हैं, और यहाँ पे एम लिखा हुआ है बीच में जो कि मिड पॉइंट है। तो हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला के अकॉर्डिंग एल के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे भाई? हाँ, एल के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? रमन फॉर्मूला बताओ, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? सर x1 + x2/2। हाँ बिल्कुल सही, कॉमा y1 + y2/2। अपॉन 2, बिल्कुल सही। तो ये x1 + x2/2 हो जाएगा, y1 + y2/2 हो जाएगा। फॉर्मूले के हिसाब से अगर हम सॉल्व करेंगे, तो हम फटाफट अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। x1 जो है, ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, तो ये हो जाएगा 10 + 6/2, कॉमा ये y1 हो गया, ये y2 हो गया, मतलब 5 प्लस, लेकिन -3 है, अपॉन 2। तो ये हमें देता है एल के कोऑर्डिनेट 16/2, या फिर 5 - 3 जो कि हो जाएगा 2/2, जो कि हमें कोऑर्डिनेट देता है। एल के जो कोऑर्डिनेट हमें मिलेंगे वो आ जाएगा 8,1। ठीक है, ऐसे हम सॉल्व कर लेंगे। मिड पॉइंट फॉर्मूला से हमने लगाया, मिड पॉइंट फॉर्मूले से हमें पता चला कि एल के कोऑर्डिनेट जो हैं वो 8,1 है, जो हमने यहाँ पे आके लिख दिए, पहले से लिखे हुए थे लिख दिए। एल हमने निकाल लिया, अब हमें क्या लिखना है? क्वेश्चन में क्या लिखा था? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ एल एंड एम। एल के कोऑर्डिनेट निकाल लिए, तो यही काम हम एम के लिए करेंगे। एम के लिए क्वेश्चन में क्या लिखा है? एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, तो हम ये भी लिख देते हैं। ठीक है, एज पर गिवन, या एज एल, सॉरी एम। सर ये क्यों लिखे हैं? सॉल्व कर रहे हैं ना, करना क्या है, देखो क्वेश्चन में देखो। नहीं सर, वो 8,1 क्या है? 8,1 तो कोऑर्डिनेट है एल के, यही तो निकालना। यस सर। देखो क्वेश्चन एक बार फिर यस पढ़ सर। लो। क्वेश्चन में क्या लिखा है? ए बी सी ये कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं ट्रायंगल के। फिर यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ये वाली लाइन पढ़ो जरा। एल इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मतलब ए बी ढूंढो, ए बी का मिड पॉइंट ये है, ए बी का मिड पॉइंट एल है, तो एल के कोऑर्डिनेट में पता चल सकते हैं। ए बी लाइन है, उसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के हम एल के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। एल के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, यस पहला काम ये सॉल्व हो गया। फिर हमें एम के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो एम के बारे में क्या लिखा है? एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, तो ये लाइन जो है, ये लाइन ए सी लाइन जो है उसका मिड पॉइंट क्या है? एम है। तो यहाँ पे एम वाले कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला लगा दिया, मतलब यही फॉर्मूला एग्जैक्टली अप्लाई किया दूसरी बार एम वाले कोऑर्डिनेट के लिए। तो अगर हम यहीं पे दिखा दें तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसको हम हटाते हैं, इसका एक्स कोऑर्डिनेट प्लस होगा इसके एक्स कोऑर्डिनेट से, अपॉन 2 हो जाएगा, कॉमा इसका वाई कोऑर्डिनेट प्लस होगा इसके वाई कोऑर्डिनेट से, अपॉन 2 हो जाएगा। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना सबसे आसान काम होता है। तो ये 12/2 हो जाएगा, और यहाँ पे 6/2 हो जाएगा, या फिर जिसको हम कह सकते हैं एम के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 6,3 डिवाइड करके। यस सर। तो मतलब एल और एम के कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पास। ठीक है, यस सर। एल और एम के कोऑर्डिनेट आ गए। फिर हमें ये शो करना है, ये जो है शो करना है। क्या शो करना है भाई? यहीं पे लिख देते हैं, एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं यहाँ से सॉरी। चलो, क्या शो करना है यहाँ पे कि एल एम जो है वो हाफ ऑफ बी सी है, मतलब हम जरा नीचे आ जाते हैं। ठीक है, हमें शो करना है कि एल एम जो है वो हाफ ऑफ बी सी है। तो यहीं पे अगर हम फिगर, वही वाला फिगर फिर से हम बना लें,
तो ये ट्रायंगल था हमारे पास जिसमें ए बी सी यहाँ पे था, एल यहाँ पे था और एम यहाँ पे था। तो हमने ये लाइन खींची। तो ये बताना ये जो डिस्टेंस है एल एम की वो जो है हाफ ऑफ ये बी सी की डिस्टेंस है। क्या करेंगे भाई, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, एल एम की डिस्टेंस निकाल लेंगे। एल एम की डिस्टेंस निकालने के लिए हमें एल के कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए, पता है। एम के कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए, पता है। ठीक है, तो क्या करोगे, अंडर रूट के अंदर रखोगे पूरे को, या पहले हाँ अंडर रूट से स्टार्ट करते हैं। इसका एक्स कोऑर्डिनेट माइनस इसका एक्स कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर प्लस इसका वाई कोऑर्डिनेट माइनस इसका वाई कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर अंडर रूट में डाल दिया। इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो 8 माइनस 6 का 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये -2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो काट मत देना यहाँ पे। सर ये फॉर्मूला से डाला है ना सर, हाँ फॉर्मूला बेटा, से उसको फॉर्मूला से पुट किया है ना, हाँ ये फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है ये, डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्टेंस जो फॉर्मूला। होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर माइनस y2 माइनस सॉरी प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, वो फॉर्मूला हमने पुट किया है। इसके और इसके कोऑर्डिनेट में लगा रहे हैं तो ये आ गया 2 का स्क्वायर 4 हो गया, -2 का स्क्वायर भी ये स्क्वायर लिखा है, -2 का स्क्वायर भी 4 ही होता है। तो ये 4 4 हो गया 8। तो ये अंडर रूट 8 आ गया एल एम की वैल्यू। एल एम की वैल्यू आ गई। ऐसी हम बी सी की वैल्यू भी निकाल लेंगे। इसमें बी के कोऑर्डिनेट ही पता है हमें, क्वेश्चन में गिवन है, सी के कोऑर्डिनेट ही पता है। ठीक है, तो होपफुली बी सी की वैल्यू 2 अंडर रूट 8 आएगी। जरा सॉल्व करके देख लेना इसी फॉर्मूले से, 2 अंडर रूट 8 आएगी। ठीक है, तो ऐसे हम सॉल्व करेंगे, नोट कर लो भैया। यस सर। यस सर, डन। इस एक्सरसाइज में यस सर। एम एल अग्रवाल में कोई और क्वेश्चन पूछना है? सर थोड़ा जूम कर दीजिए, जूम आउट के साथ नोट कर दीजिए दोनों चीज। सर 33 बता दीजिए। एक सेकंड रुकना, जूम आउट करना है या जूम इन करना है? जूम आउट करना है। जूम आउट कर दें लो। अच्छा ये लो, ठीक। हाँ, क्वेश्चन नंबर 33। सर सर थोड़ा लास्ट वाला बचा है। लास्ट वाला लो भाई, इतना ही है, करो आराम से। क्वेश्चन नंबर 33 हम कॉपी कर लेते हैं। लिख लिया? यस सर। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 33 पे आ जाते हैं भाई। अब क्वेश्चन नंबर 33 ये लिखा है भाई, क्या लिखा है, मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट 33, हाँ, मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट ए बी shown in adjoining figure this, write down the corresponding coordinate of a and b। अच्छा देखो भाई, लॉजिकल क्वेश्चन है। तो पहले तो हम फिगर जो क्वेश्चन में दिया वो बना लेते हैं। यहाँ पे ये हमने बना लिया कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, ये एक्स कोऑर्डिनेट एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस, सिंपल सी बात है। ठीक है, फिर ये दी है हमें लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट हमें दिया हुआ है। अरे बन ही नहीं रहा है। ठीक, तो ये लाइन सेगमेंट अगर हमें दिया हुआ है, इसमें ये ए पॉइंट है और इसमें ये बी पॉइंट है। ठीक है, तो इसमें बाकी बात सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे ना। सेक्शन फॉर्मूला नहीं, मिड पॉइंट A लिखा है is ना। to 1 नहीं नहीं, तो उसको देखो, पहले एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज बताओ, ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे ये बताओ। 0, ए के कोऑर्डिनेट बिल्कुल सही, 0,1 नहीं होगा, 0, कोई भी चीज हो सकती है, एक्स मान लिया हमने। 0, वाई बोला था। अच्छा 0,y बोला था, हाँ y मान सकते हैं, बिल्कुल सही। y कोऑर्डिनेट है तो चलो y मान लिया। ठीक है, तो a के कोऑर्डिनेट जो हो जाएंगे 0,y हो जाएंगे, क्यों, x एक्सेस पे है ना, x एक्सेस पे, सॉरी 0,y नहीं होगा यार, x,0 होगा। x एक्सेस पे अगर कोऑर्डिनेट होता है तो x कोऑर्डिनेट उसका होता है, y कोऑर्डिनेट उसका 0 हो जाता है। ठीक है, तो x,0 होगा।
बात समझ में आई? ये बात समझ सब में बी आई? का होगा 0 y। हाँ 0, y। ये कोऑर्डिनेट कैसे आए, बात समझ में आई या समझाएं फिर से? समझ गई। बाकी लोग बताओ, किसी को नहीं समझाए, समझ में आई तो समझाएं भाई, बताओ। यस समझ। सबको आ गया भाई? रमन? यस सर। सर चलो, बता दीजिए एक और बार प्लीज। चलो बता देते हैं, देखो। ये हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दिया छोटा सा, ठीक है। 1 2 3 ऐसे अगर हमने कुछ बना दिया, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बताओ जरा हमें। इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए तुम्हें एक्स में कितना चलना पड़ेगा? सर 1। हाँ, वाई में कितना चलना पड़ेगा? सर 0। 0। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ कितने होंगे ऐसे ही? सर 2, 0। 2, 0। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने होंगे? सर 3, 0। 3, 0। ऐसे ही अगर हम पीछे जाएं, -1 का इसके कोऑर्डिनेट पूछे तो क्या होंगे? सर -1, 0। -1, 0। तो लॉजिक देखो, लॉजिक अगर बैठाओ तुम, तो जो भी पॉइंट एक्स कोऑर्डिनेट पे होगा उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? जो भी पॉइंट एक्स एक्सिस सर पे होगा, हमेशा 0 रहेगा। 0 रहेगा। ठीक है, यही लॉजिक हमने फॉलो किया है। अगर ये पॉइंट ए पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 रहेगा। एक्स को कुछ वेरिएबल मांग लिया, तो ये x, 0 हो गया। एक्स ऐसा वेरिएबल है, इसके बारे में नहीं पता है। वही लॉजिक अगर यहाँ पे बैठा हो, तो अगर वो पॉइंट वाई एक्सिस पे, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा 0 रहेगा। लॉजिक समझ में आया? यस सर। चलो वेरी गुड भाई। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर हमें इतना पता है तो हमें सेक्शन फॉर्मूला की नहीं, मिड पॉइंट फॉर्मूला की जरूरत है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। अब ये ए बी के बारे में थोड़ा बहुत पता था, थोड़ा बहुत और दे दिया कि ये जो बीच में पॉइंट है ए बी, इसको पी बोल रहे हैं। ये पॉइंट पी के जो कोऑर्डिनेट है वो 4, -3 लिखे हुए हैं। पॉइंट पी के जो कोऑर्डिनेट है वो 4, -3 लिखे हुए हैं। अब इसके हिसाब से फटाफट हम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाते हैं और हम आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे भाई? सर ए के कोऑर्डिनेट्स 8, 0 हो रहे हैं और बी के 0, -6। बिल्कुल सही आ सकते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई अगर मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएं, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट जो कि 4 है वो कैसे आया होगा? एक्स का ए का एक्स 4 कोऑर्डिनेट प्लस, इक्वल्स टू x plus 0/2। हाँ ये क्या होगा? इसका एक्स कोऑर्डिनेट और इसका एक्स कोऑर्डिनेट आपस में प्लस कर दो, अपॉन 2 कर दो, तो ये 4 आ जाएगा, यही पता है हमें। तो मतलब x +0/4/2 जो है वो 4 है, मतलब x की वैल्यू कितनी है? 4 × 2, या फिर x की वैल्यू जो है 8 है। वैसे ही अगर y की वैल्यू हम निकालना चाहें तो y की वैल्यू के लिए क्या कर देंगे? -3 आंसर आ रहा है, लेकिन आया कब होगा? जब a का y कोऑर्डिनेट और b का y कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट जो है प्लस कर दिया हो, अपॉन 2 कर दिया हो। तो ये -3 × 2 हो जाएगा, विच गिव्स अस y की वैल्यू विच गिव्स अस -6। ठीक है, तो a a क्या है भाई? x, 0 था, तो ये a की वैल्यू हो जाएगी 8, 0। y क्या है? 0, सॉरी b क्या था? 0, y। b जो था 0, y था, तो b के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, -6। बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, कोऑर्डिनेट की पोजीशन हमने देखी, फिर हमने देखा, लॉजिक लगाया कि अच्छा एक्स एक्सिस पे है तो उसके कोऑर्डिनेट जो वाई कोऑर्डिनेट जो 0 होना चाहिए। एक्स के बारे में नहीं पता था, एक्स कोऑर्डिनेट के बारे में, तो उसको हमने एक्स ही लेट कर लिया, एक्स कोऑर्डिनेट। बी के बारे में वैसे ही कंक्लूजन लगाया, तो कोऑर्डिनेट आया 0, y। फिर हमने मिड पॉइंट फॉर्मूले से सॉल्व कर लिया। कोई और क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का? नो सर। बाकी वो बताओ, कौन सा क्वेश्चन पूछ रही थी भाई, कौन पूछ रहा था? यस सर, सेंड कर दे आपको सर। हाँ कर दो, व्हाट्सएप कर दो। आज ही हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन का इंट्रोडक्शन दे देंगे, ठीक है।
ठीक है, क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ भाई यहाँ पे। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस इज दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अच्छा, लिखा हुआ है देखो, मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, ठीक है, जॉइनिंग 2a, 4 and -2, 2b is 1, 2a + 1। ठीक है, तो फाइंड करना है, ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड ए बी। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लो, समझ लो क्या लिखा हुआ है। एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, ये है हमारे पास लाइन सेगमेंट, जिसमें इस पॉइंट को मान लो हमने ए मान लिया, इस पॉइंट को हमने बी मान लिया। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट जो हैं, ए के कोऑर्डिनेट ये हैं, बी के कोऑर्डिनेट ये हैं। ठीक है, तो मतलब कि ए के कोऑर्डिनेट हमने लिख लिए 2a, 4, बी के कोऑर्डिनेट हमने लिख दिए -2, 2b। इसके बाद इसका मिड पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, मिड पॉइंट यहाँ पे बना लेते हैं, मिड पॉइंट हम P मान लेते हैं, जिसके कोऑर्डिनेट 1, 2a + 1 दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें बेसिक सी सारी चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, कुछ नहीं करना, बस मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना है और सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया सबको? एक लाइन सेगमेंट है जो बनता है इस ए और इस बी पॉइंट को जोड़ के, बना दिया हमने। उसका जो मिड पॉइंट है वो ये लिखा हुआ है, तो वो भी हमने लिख दिया। अब सवाल बस इतना पड़ता है कि ए और बी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ए और बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई? हमने क्या किया भाई, वही ना, एक्स कोऑर्डिनेट के लिए और वाई कोऑर्डिनेट के लिए अलग अलग कर लेते हैं। इसका एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो आंसर आना चाहिए मिड पॉइंट फॉर्मूले के हिसाब से, और जब हम इसके और इसके एक्स कोऑर्डिनेट को प्लस करके, इसके और इसके एक्स कोऑर्डिनेट को प्लस करके 2 से डिवाइड करते हैं, वही चीज़ यहाँ पे होनी चाहिए। ये है 2a + 1 जो है वो आंसर आना चाहिए जब हम इसका और इसका y कोऑर्डिनेट आपस में प्लस करते हैं, मतलब 4 + 2b और अपॉन 2 करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कितने वेरिएबल है, इस इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 में वेरिएबल कितने हैं? 1 1 है। इक्वेशन नंबर 2 में कितने वेरिएबल हैं? 2 2 हैं। तो सबसे पहले इस वाली को सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि एक ही वेरिएबल है, एक इक्वेशन चाहिए, सॉल्व हो जाएगा। तो उसको जब सॉल्व करोगे तो आंसर बड़े आराम से आ जाएगा, 2a - 2 which gives us 4, 2a which gives us 2 is equal to a। तो a की वैल्यू जब 2 आ गई तो a की वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ पे डाल दी, जहाँ जहाँ a लिखा है वहाँ वहाँ 2 डाल दो, तो 2 + 1 is equal to 4 + 2b अपॉन 2। b की वैल्यू आ जाएगी तो 4 + 1 5 हो जाएगा, इंटू 2 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, अपॉन 2 इज इक्वल टू बी। तो b की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 8 - 4 विच गिव्स अस, सॉरी 10 - 4 विच गिव्स अस 6/2 विच गिव्स अस 3। तो b की वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करेंगे भाई, a और b दोनों सॉल्व हो गए। इसको नोट कर लो भाई, जिसने पूछा था उसको समझ में आया कि नहीं आया? शिवांगी तुमने पूछा था ना? यस सर, समझ गया। ठीक है, आसान सा है, कुत्ता कठिन नहीं है। दूसरे वे दिया तो कंफ्यूज हो पाता है। चलो कोई बात नहीं। चलो भाई, कोई और क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का? आगे बढ़े, स्ट्रेट लाइन पढ़ा दें? चलो भाई फिर स्टार्ट करते हैं। किसी को आपत्ति तो नहीं है भाई? आपत्ति है तो जाहिर कर नो सर। दीजिए। चलो वेरी गुड भाई। तो अब हम इंट्रोडक्शन देने जा रहे हैं स्ट्रेट लाइन का। ठीक है, कितने बच्चे हैं आज? कम से बच्चे लग रहे हो, चलो ठीक है, सही है। वीडियो देख लेना भाई जितने लोग बाकी हैं। 7th चैप्टर का सर करवाएंगे। स्ट्रेट लाइन बेटा, नेक्स्ट चैप्टर, क्वेश्चन नंबर वो चैप्टर नंबर 12। ठीक है, आप जब निकले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो पूरी करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, 1 यूनिट पूरी होनी है। तो स्ट्रेट लाइन पे बात है।
ठीक है, हमने तुम्हें स्टार्टिंग में जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट कराई थी तो मैं तुम्हें बताया था कि दो सब्जेक्ट होते हैं, एक होता है अलजेब्रा, ठीक है, और एक होता है ज्योमेट्री। अलजेब्रा अलजेब्रा में क्या पढ़ते हैं बताओ जरा, क्या बताया था सर अलजेब्रा? अलजेब्रा में हम किसी इक्वेशन को पढ़ते हैं, बिल्कुल सही। और सर ज्योमेट्री में वो होता है इक्वेशन का मतलब जो सम होता है, और मतलब जो ट्रायंगल होते हैं सर, जैसे कि ज्योमेट्री में फिगर्स होते हैं उनकी जो इक्वेशन फॉर्म होती है उनको सॉल्व करते हैं ज्योमेट्री में। नहीं, ज्योमेट्री में सॉल्व नहीं करते, ज्योमेट्री में हम शेप पढ़ते हैं। होते हैं आपके शेप्स को पढ़ते हैं। बिल्कुल सही, ठीक है। तो ज्योमेट्री में जैसे हम तुम बताएं, ज्योमेट्री में हम चैप्टर के नाम लें अगर तुम्हें, तो जैसे मेजरमेंट वाला चैप्टर आता है, मेजरमेंट वाला जो चैप्टर आते हैं, ठीक है, मेजरमेंट वाले सारे चैप्टर होते हैं। सिमिलैरिटी जो है वो भी तुम ज्योमेट्री में पढ़ते हो। सिमिलैरिटी में कोई इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी होती है। कॉन्ग्रुएंसी जैसे तुमने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा होगा, सिमिलैरिटी तो भी पढ़ा नहीं होगा। कॉन्ग्रुएंसी, CON, साइड एंगल साइड साइड हाँ, साइड। उसमें क्या पढ़ते हो, साइड एंगल साइड 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 साइड, ऐसे ज्योमेट्री पढ़ते हो ना, शेप पढ़ते हो, उसमें इक्वेशन तो ना सॉल्व करते हो। तो ज्योमेट्री के चैप्टर जो है, प्योर ज्योमेट्री चैप्टर वो हो गए, कॉन्ग्रुएंसी हो गया, सिमिलैरिटी हो गया, मेजरमेंट हो गया, जैसे एरिया रेक्टेंगल ये सब निकालते हो जो, वो तुम्हारा ज्योमेट्री में आ गया। फिर थोड़ा बहुत पार्ट तो अलजेब्रा का ही जाता है, वो अलग बात है, लेकिन ये जो है प्योर ज्योमेट्री के चैप्टर होते हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें सिंपल से भाषा में, तो ज्योमेट्री में हम शेप पढ़ते हैं, अलजेब्रा में हम इक्वेशन पढ़ते हैं, ये बता चुके हैं, ठीक है। फिर हमने तुम्हें बताया था कि अलजेब्रा की हर एक इक्वेशन ज्योमेट्री में एक शेप रिप्रेजेंट करती है, या फिर इसका रेसिप्रोकल मान लो, ज्योमेट्री में हर एक शेप जो होता है वो अलजेब्रा में एक इक्वेशन आके बनता है। तो इस चैप्टर से हम शुरुआत करेंगे अलग अलग टाइप की इक्वेशन देखना, ठीक है। तो अलग अलग कौन कौन सी टाइप की होती हैं, जैसे हम तुम्हें बताएं कि लीनियर होती है। तुमने कौन कौन सी इक्वेशन अभी तक पढ़ी है? लीनियर पढ़ी है, क्वाड्रेटिक पढ़ी है, सॉल्व करना जानते हो, ठीक है। उसके बाद फिर क्यूबिक आती है, फिर और पावर की आती है, ठीक है। लीनियर अगर पता होगा तो जिसमें मैक्सिमम पावर 1 होती है, x + y = 1, ये लीनियर हो गई। क्वाड्रेटिक मतलब x² + 2x + 3 = 0, ऐसे मान लिया कुछ हमने, ठीक है। तो ऐसी इक्वेशन क्वाड्रेटिक हो गई, ठीक है। तो जैसे लीनियर इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के हिसाब से अलग अलग होती हैं, क्या बोलते हैं, अलजेब्रा में, वैसे ही शेप के हिसाब से ज्योमेट्री में भी अलग अलग फिगर होती है, ठीक है। तो सबसे आसान जो शेप बनता है वो लीनियर से बनता है, ठीक है। सबसे आसान जो शेप बनता है वो लीनियर से बढ़ता है। क्वाड्रेटिक व बाकी वाले जो शेप होते हैं वो आप अगले क्लास में जाके पढ़ेंगे, 11th में जाके पढ़ेंगे, 11th 12th का सब्जेक्ट है ये, ठीक है। तो ऐसे पढ़ते रहोगे, पहले लीनियर वाला पढ़ोगे, पहले सिंपल इक्वेशन क्या बनाती है, लाइन कैसे बनती है, फिर तुम पढ़ोगे बाकी और कर्व जो होते हैं, ठीक है। अगर ऐसा कर्व बनाना है तो कैसे बनेगा, ठीक है, या ऐसा कर्व बनाना है तो कैसे बनेगा, ठीक है, ये सब होते हैं, ठीक है। छत पे तुम्हें एंटीना लगाना है, छत पे टाटा स्काई स्काई किसी के लगा होगा, या टाटा स्काई, या फिर छतरी इसको बोलते हैं, एयरटेल एयरटेल भी देते हैं। कितने घर पे वो लगा है? आयुष, ठीक है। बस एक ही घर पे, बाकी लोगों में कहाँ डन वन लगा है क्या? यस सर। केबल टीवी लगा जितनों के घर में केबल टीवी लगा है, ठीक है, कुछ लोगों के यहाँ तो डन वाला होगा, सिंपल वाला। कुछ लोगों के यहाँ वो छत पे छतरी वाला बना होगा ना, क्या बोलते हैं उसको, एयरटेल। एंटीना, एयरटेल। आ रहा, तुम्हारी आवाज संग से नहीं आ रही, चलो जो भी है, ठीक है। तो देखी तो होगी भैया, सबने छतरी देखी हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो जो उसका शेप होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं, जिनके यहाँ लगी होती है उनको हिदायत दी जाती है कि इसको हिलाना नहीं, हल्का सा हिल जाता है तो कनेक्शन लॉस्ट हो जाता है, कनेक्शन बहुत वो हो जाता है। 6 लोग हो गए। चलो देखो जरा, बाकी लोग आते रहेंगे, देखो जरा। तो हम क्या बता रहे थे, हम ये बता रहे थे कि जो तुमने छतरी देखी होगी, या जिसको एंटीना बोलते हैं, वो तुमने देखा होगा। एंटीना के साथ क्या होता है भाई, उसको हल्का सा भी हिला दो तो उसका नेटवर्क जो होता है खराब हो जाता है, ठीक है। या उसका शेप जो होता है, उसका जो शेप होता है, वो उस शेप को हम पैराबोला शेप बोलते हैं, अगर पता हो ना पता हो, पैराबोला शेप बोलते हैं, ठीक है। पैराबोला शेप कैसे बनता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके बनता है, ठीक है। अलजेब्रा में हम अलजेब्रा में जाते हैं, जिस हाइट जिस साइज का हमें जो एंटीना लगाना हो तो जो एंटीना लगाना होता है उसका हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं, इक्वेशन सॉल्व करके उसको मैन्युफैक्चरिंग के लिए पैराबोला बनाते हैं।
फिर जाके अगर उसमें भी हल्का सा डिफेक्ट आ जाता है तो फिर वो कैच नहीं करता है। ठीक है, जो तुम्हारी एंटीना है उसमें हल्का सा डिफेक्ट आएगा तो वो सही से कैच नहीं करेगा। तो इतनी इंपॉर्टेंस होती है रियल लाइफ में जो चीज़ें देखते हो उसमें शेप की। ठीक है, जो परफेक्ट शेप होती है, जो डिवाइसेस होते हैं, बाकी और कई सारे ऐसे डिवाइसेस हैं जो शेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है ग्लासेस आपके होते हैं। ठीक है, ग्लासेस मतलब जो चश्मे पहनते हो आप, उसके ग्लास जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बिल्कुल करेक्शन बिल्कुल वाइज फोकल लेंथ सब सही होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अलजेब्रा सॉल्व करेंगे, फिर उससे जो इक्वेशन बनेगी वो कंप्यूटर को देंगे या जिस भी डिवाइस को, मैन्युफैक्चरिंग डिवाइस को देंगे, वो डिवाइस हमारे लिए वो परफेक्ट टू द पॉइंट परफेक्ट चीज़ बना के लेके आएगा। ठीक है, ऐसे जो प्रोसीजर है वो चलता है। फिलहाल तो जैसे हमने बताया कि लीनियर इक्वेशन जो होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। लीनियर इक्वेशन जो होती है, लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है, लीनियर का मतलब होता है लाइन। ठीक है, और आया ये स्ट्रेट लाइन से ही है। तो जितनी भी आज तक तुमने लीनियर इक्वेशन पढ़ी है, जैसे कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 या 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0 या x इक्वल टू 0 या y इक्वल टू 5, जितनी भी लीनियर इक्वेशन आज तक तुमने पढ़ी हैं सारी की सारी ज्योमेट्री में एक स्ट्रेट लाइन बनाती हैं। ठीक है, इनमें से चार इक्वेशन के बारे में तुम जानते भी हो। जैसे हमने तो बताया था कि अगर हम ये इक्वेशन लिख दें x इक्वल टू 0, तो ये क्या रिप्रेजेंट करती है, बताएगा कोई, याद है किसी को? x इक्वल टू 0 क्या रिप्रेजेंट करती है? सर लाइन एक्स एक्सिस पे। नहीं, y एक्सिस को बेटा, वाई एक्सिस। हाँ उल्टा होता है, याद रखना। ठीक है, वैसे ही अगर हम y इक्वल टू 0 की बात करें तो ये जो लाइन है वो x एक्सिस वाली जो है लाइन है वो y इक्वल टू 0 हो जाएगी। ठीक है, वैसे ही अगर हम बात करें कि लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, तो ये क्या हो जाती है, y इक्वल टू a हो जाती है, जहाँ पे a की कुछ वैल्यू होती है। जैसे अगर ये 1 है, ये 1 यूनिट की दूरी है, तो y इक्वल टू 1 इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, अगर इस लाइन की बात करें y एक्सिस के पहले, तो इसको अगर ये पॉइंट -1 है तो ये लाइन क्या हो जाएगी, y इक्वल टू -1 इक्वेशन हो जाएगी इसकी। ठीक है, तो जैसे ये सिंपल हमने 4 इक्वेशन अभी तक पढ़ी हुई तभी रट ली थी। ठीक है, जैसे भी पढ़ लिया था। अब हम अलग अलग टाइप की इक्वेशन अलग अलग टाइप से बनाना सीखेंगे। पिछले वाले चैप्टर आसान थे कंपैरिजन टू दिस। इस चैप्टर, ये कठिन चैप्टर नहीं है बहुत ज़्यादा, कैलकुलेशन वाइज भी बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, बस इसमें इक्वेशन बहुत सारी है बेटा। ठीक है, और अच्छा डराएंगे नहीं, बहुत सारी भी नहीं है, 5 है, 5-6 आई थिंक है। ठीक है, 5 है। ठीक है, तो हमारा काम है इक्वेशन पूरी पढ़ाना। ठीक है, और इसमें हम तुम्हें ये पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन भले ही कम लगाएं सेकेंड एक्सरसाइज के, लेकिन चैप्टर हम पूरा पढ़ाएंगे। कोर्स के हिसाब से तुम्हारा सेकेंड शायद इसमें तो पैरेलल और परपेंडिकुलर वाले केस नहीं आ रहे हैं। हाँ, ये इसमें आप इस चैप्टर में पैरेलल और परपेंडिकुलर वाला जो एक्सरसाइज 12.2 है वो नहीं आएगी, लेकिन हम तुम्हें पढ़ाएंगे वाली एक्सरसाइज भी। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन नहीं लगवाएंगे, लेकिन हम बेसिक क्वेश्चन एक्सरसाइज भी समझाएंगे। ठीक है, उसके क्वेश्चन भी लगाएंगे, क्योंकि इस चैप्टर से नहीं लेकिन आगे के चैप्टरों से उसका नाता है। ठीक है, आगे पीछे और आगे क्लासों से भी उसका नाता है, इसलिए हम उसको छोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो इस चैप्टर के हिसाब से हम पूरी एक्सरसाइज नहीं लगाएंगे, टेंशन मत लेना, लेकिन ठीक ठाक हम क्वेश्चन लगा देंगे ताकि तुम समझ जाओगे क्या कॉन्सेप्ट। हाँ बेटा, सर फिर आ क्या रहा है इस चैप्टर से? एक्सरसाइज 12.1 आएगी, एक्सरसाइज 12.1 आएगी, 12.2 भी आ सकती है। ठीक है, इस 12.2 में जो कॉन्सेप्ट है उनके क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन 12.2 एक्सरसाइज से उठ के क्वेश्चन नहीं आएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 12.2 वाली एक्सरसाइज नहीं पढ़नी है। 12.2 वाली एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, वो पढ़नी पड़ेगी आपको। ठीक है, स्कूल में आपको फिलहाल तो जहाँ जितना मैंने देखा है ज़्यादातर स्कूल यही कर रहे हैं कि जो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है भले ही वो कोर्स में ना हो लेकिन पढ़ा रहे हो। आपके स्कूल में क्या हुआ आई डोंट नो, लेकिन फिर भी एक्सरसाइज 12.2 आपको पढ़नी है। ठीक, कोई दिक्कत है इसमें? चलो भाई, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या बता दिया भाई कि हर स्ट्रेट लाइन, कोई भी जितनी भी स्ट्रेट लाइन होती हैं या लीनियर इक्वेशन होती है बेसिकली, क्या बेसिक कॉन्सेप्ट तुम्हें अब याद हो जाना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन जहां भी तुम देखो तुम्हें पता होना चाहिए, अगर ज्योमेट्री में उसका शेप बनाओगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी।
ठीक है, लाइन बहुत सारी टाइप की होती है। स्ट्रेट लाइन का मतलब है बिल्कुल मुड़ी उड़ी ना हो, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक सीधी जाने वाली लाइन को हम स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। बात समझ में आई? कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। चलो भाई ठीक है फिर। हाँ तो अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी बता देते हैं कल के लिए, ठीक है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है स्ट्रेट लाइन को दिखाने के लिए, इंक्लाइनेशन। सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है तुम्हारे चैप्टर में इंक्लाइनेशन। इंक्लाइनेशन क्या होता है? ये हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है। और ये लाइन हमारी स्ट्रेट लाइन कैसी भी हो सकती है, मान लो ऐसे जा रही है स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये L1 लाइन अगर हमने मान ली, ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सेस से कितना एंगल बना रही है उसको हम बोलते हैं, इस थीटा को हम बोलते हैं इंक्लाइनेशन, ठीक है। ये कोई भी स्ट्रेट लाइन मान लो, ये स्ट्रेट लाइन जा रही है, तो ये एक्स एक्सेस से कितना एंगल बना रही है उसको हम बोलते हैं इंक्लाइनेशन। ये थीटा 1 मान लिया, ये थीटा 2 मान लिया। अगर हम तुमसे पूछें लाइन L1 का इंक्लाइनेशन क्या है, तो तुम हमें बोलोगे थीटा 1 जो है वो लाइन L1 का इंक्लाइनेशन है, ठीक है। वैसे ही अगर हम तुमसे पूछे लाइन L2 का इंक्लाइनेशन क्या है, तो तुम बोलोगे लाइन L2 का इंक्लाइनेशन थीटा 2 है। अब थीटा 1 थीटा 2 कुछ भी हो सकता है, जैसे थीटा 1 की वैल्यू 30 डिग्री हो गई, मान लो तुमने प्रकार से नापा इसको, तो ये वैल्यू जो 30 डिग्री होगी, तुम इंक्लाइनेशन कितना बोलोगे, 30 डिग्री है। मान लो ये 37 डिग्री के आसपास कुछ है, तो इंक्लाइनेशन क्या बोलोगे, लाइन L2 का 37 डिग्रीज है। बात समझ में आई? ठीक है। अब जरा इंक्लाइनेशन की हम डेफिनेशन एक बोल रहे हैं, उसको लिखो और सही से लिखना है, वर्ड टू वर्ड लिखना, कोई भी वर्ड छोड़ना नहीं। डेफिनेशन है द एंगल मेड बाय straight line the angle made by straight line with positive direction of x-axis measured anti-clockwise is called inclination. लिख लिया सबने? Angle made by straight line with positive direction of x-axis measured anti-clockwise is called inclination. ये definition जो है word by word रटी होनी चाहिए, और specifically कौन कौन से word? पॉजिटिव x डायरेक्शन मत भूलना, एंटी क्लॉकवाइज मत भूलना, ये कीवर्ड है इस डेफिनेशन के। बात समझ में आई? लिख लिया सबने? यस सर। ठीक है, अब हम इसको समझाते हैं, ठीक है। देखो, ये हमने लाइन बनाई, सॉरी ये हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया, ठीक है, और ये हमने लाइन बनाई, ठीक है। तो लाइन बनाने के लिए या लाइन को डिफाइन करने के लिए हमें एक एंगल चाहिए था, इसको डिफाइन करने के लिए हमें एक थीटा बनाना था। और थीटा हम बहुत जगह बना सकते थे, हम थीटा यहाँ बना सकते थे, हम ये वाले एंगल को थीटा मान सकते थे, हम इसको भी थीटा मान सकते थे और इसको भी थीटा मान सकते थे, बहुत जगह बनता, ठीक है। इसलिए हमें क्योंकि चूज करना था, और ये आर्बिट्री चॉइस है, ठीक है। जो उन्होंने पहले बार पढ़ना स्टार्ट किया, उन्होंने कहा कि ये बेस्ट चॉइस रहेगा, और हम तब से यहीं पढ़ते हुए आ रहे हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि किसी में कोई ज़्यादा फायदेमंद है, कोई ज़्यादा नुकसान है, कुछ नहीं है। लेकिन इंक्लाइनेशन की डेफिनेशन उन्होंने क्या बनाई, सारे एंगल हैं, अगर ये एंगल 30 डिग्री है और ये एंगल कितना हो जाएगा भाई फिर 180, ये 150 हो जाएगा, ठीक है। तो लाइन जो है 30 डिग्री भी एंगल बना रही है, 150 डिग्री भी एंगल बना रही है, लेकिन हमें चूज करना था इनमें से कौन से वाले को इंक्लाइनेशन बोले। तो हमने बोला ये जो इधर वाला है, इसको बैठा देते हैं, ये जो इधर वाला है इसको हम इंक्लाइनेशन बोलेंगे, और सिर्फ इधर वाले को ही इंक्लाइनेशन बोलेंगे। तो इधर वाले की पहचान क्या है? सबसे पहले तो एक्स एक्सेस से पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, नेगेटिव डायरेक्शन ये वाला हुआ, पॉजिटिव डायरेक्शन ये वाला हुआ।
तो मतलब एक्स एक्सेस से पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ हम बढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद एंगल मेजर करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, कौन बताएगा भाई? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होता है? अपोजिट मोशन ऑफ डायरेक्शन। हाँ बताओ, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ क्लॉक। क्लॉक, बिल्कुल सही। तो बेसिकली वही है कि क्लॉक जो है, आपने देखा होगा कि आपकी क्लॉक जो है ऐसे भागती है, जो इससे अपोजिट चले वो एंटी क्लॉकवाइज है। मतलब यहाँ से मेजर करना स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे मेजर करना खत्म करेंगे, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज इसको बोलते हैं। सिंपल सी बात है, दो सिंपल वर्ड थे, इन दोनों का मतलब समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारी डेफिनेशन के लिए। मतलब हम एंगल मेजर करेंगे, बहुत सारे एंगल, हम तो बताया कि लाइन अगर जा रही है कोऑर्डिनेट सिस्टम से तो बहुत सारे एंगल हो सकते हैं। ये वाला एंगल भी हो सकता है, ये वाला भी एंगल हो सकता है, यहाँ पे नीचे ये वाला, कई सारे हो सकते हैं। लेकिन हम कौन सा कंसीडर करेंगे? हम वो वाला कंसीडर करेंगे जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन में बनेगा, एक्स एक्सेस के। कौन से एक्सेस के? एक्स एक्सेस के। और एंटी क्लॉकवाइज मेजर होगा, ठीक। इंक्लाइनेशन की डेफिनेशन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल अच्छे से रटी होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा बेसिक है ये स्ट्रेट लाइन कंसीडर करने का, ठीक है। अभी हम बेस बनाते चल रहे हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है, अगर तुम्हें पता होगा, जैसे कोई शिप लेके जाता है सी में, ठीक है, तो वहाँ पे रोड और कुछ तो होते नहीं है। तो वो कैसे पहले बेसिस बनाते हैं, ठीक है। कौन सा बेसिस बनाते हैं? तारे देख के, कि ये वाला तारा उधर है, वो वाला तारा इधर है, उसके हिसाब से हमें उस तरफ जाना है, ठीक है। तो वही हम भी कर रहे हैं, पहले हम बेसिक बनाएंगे। सबसे पहला बेसिस क्या था हमारे पास? इंक्लाइनेशन। तो इंक्लाइनेशन समझ में आया सबको? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? ठीक है, चलो एक और बात लिख लो यहीं पे, नोट करके एक और बात लिख लो। तो पहली बात बताओ, एक्स एक्सेस का इंक्लाइनेशन क्या होगा? एक्स एक्सेस का इंक्लाइनेशन थीटा जो है वो क्या होता है, बताओ। पॉजिटिव। नहीं, थीटा बताओ कितना वैल्यू आएगी कुछ। एक्स एक्सेस, ये वो क्या बोलते हैं, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम था और ये लाइन है, इस ये एक्स एक्सेस लाइन है, तो ये एक्स एक्सेस लाइन का इंक्लाइनेशन कितना होगा? थीटा कितना होगा? 6,0 कितना? कितना बेटा? नहीं पता। अच्छा नहीं पता। 0 डिग्री, ये एक्स एक्सिस की लाइन है और उसी का इंक्लिनेशन नापना है। तो इन दोनों लाइन के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री का तो एंगल है। एक्स एक्सिस लाइन का इंक्लिनेशन क्या होगा? 0 डिग्री होगा। वैसे ही अब बताओ, वाई एक्सिस लाइन का इंक्लिनेशन क्या होगा? वाई एक्सिस का थीटा कितना होगा? तो 0 डिग्री। ना बेटा, यहाँ ये एक्स एक्सिस है और यहाँ पे एंगल नापना है, तो कितना हो गया ये? 90 डिग्री। 90 डिग्री। अब ये जो फैक्ट है वो याद रखना, ये नोट बना के लिख लो। ये दो फैक्ट याद रखना है, इंक्लाइनेशन की डेफिनेशन याद रखनी है और ये दोनों फैक्ट भी याद रखने हैं। एक्स एक्सेस का इंक्लाइनेशन होता है 0 डिग्री, वाई एक्सेस का इंक्लाइनेशन होता है 90 डिग्री, ठीक। वहीं फिर दो चीज़ें और लिखी हुई हैं तुम्हारे पास, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और ऑब्लिक लाइन लिखी हुई है। तो बकवास चीज़ें कुछ नहीं। हॉरिजॉन्टल लाइन ये है, एक्स एक्सेस जो होती है वो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, वाई एक्सेस जो होती है वो वर्टिकल लाइन होती है, ठीक है। और बाकी आसपास ये से ये है, और बाकी जितनी भी लाइन होती है उनको ऑब्लिक लाइन बोलती है। इनका कोई मतलब नहीं है, तुम्हारी बुक में लिखा है इसलिए बता दिया है, ठीक है। सिंपल सी बात है। एक इम्पॉर्टेंट बात हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है स्लोप। स्लोप ये सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट डाल देना, इंक्लिनेशन जो है फर्स्ट है और स्लोप जो है वो सेकंड है। स्लोप को कभी कभी ग्रेडियंट भी बोलते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा और बताएंगे कल। स्लोप को कभी कभी ग्रेडियंट ही बोलते हैं। ये क्या होता है? स्ट्रेट लाइन का, ठीक है। सर इसकी लिंक भेजेंगे ना आप? हाँ बेटा, इसका लिंक भेजेंगे ना सर आप ग्रुप पे? हाँ बेटा भेजेंगे, इसका लिंक भेज देंगे। स्लोप क्या होता है भाई किसी स्ट्रेट लाइन का? स्लोप जो होता है, इंक्लाइनेशन ऑफ लाइन जो होता है उसको हम स्लोप बोलते हैं। सॉरी, स्लोप जो होता है वो टैन थीटा मान लो एक तरह से, ठीक है। इंक्लाइनेशन का टैन जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं?
स्लोप बोलते हैं, ठीक है। इसको हम एम से भी डिनोट करते हैं। तो स्लोप क्या होता है? सर हाँ बेटा। सर आप एक और बार इंक्लिनेशन बता दीजिए सर, अगर चैप्टर और मतलब डीप में गया सर फिर और कुछ नहीं समझ में आएगा सर, आप पहले ही बता दीजिए, तो समझ में नहीं आया कुछ सही इंक्लाइनेशन क्लियर। में इतना ही है, देखो इतना ही है। अगर हम तुमसे पूछे, जैसे हमने यहाँ पे लाइन कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दिया, ठीक है, फिर हम ये लाइन बना रहे हैं, ठीक है, तो हम पूछेंगे तुमसे इसका इंक्लाइनेशन क्या है। फिलहाल तो एंगल एंगल कुछ दिया नहीं है, अभी तुम्हें इतना ही बताना है कि कौन सा वाला एंगल इंक्लाइनेशन वाला एंगल होगा। तो ये वाला जो एंगल होता है, एक्स एक्सिस से स्टार्ट करो, ठीक है, और उस लाइन तक जाओ। एंड इंक्लिनेशन मतलब जो लाइन का बेंड हो रहा है सर, लाइन की जो बेंड नहीं, बेंडिंग हो रही है। बेंड नहीं बेटा, ये थीटा जो है वो इंक्लाइनेशन होता है, थीटा। अगर हम तुमसे पूछें थीटा यहाँ पे तुमने मेजर किया, इसको 30 डिग्री है, अगर हम तुमसे पूछे लाइन का इंक्लाइनेशन क्या है, तुम कहोगे 30 डिग्री इस लाइन का 30 इंक्लाइनेशन है, डिग्री है सर। ठीक है। इंक्लाइनेशन का मतलब होता है एक स्पेसिफिक टर्म है, ठीक है, उस टर्म का जो मीनिंग होता है वो यूज होगा आगे चल के क्वेश्चन बनाने में। लेकिन बेसिक सा टर्म क्या है, कोई भी स्ट्रेट लाइन जो एंगल बनाती है एक्स एक्सेस से, उसको हम इंक्लाइनेशन बोलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसा आएगा, ऐसे आता नहीं है सिंपल सा। अगर हम तुमसे क्वेश्चन पूछे कि लाइन L1 का इंक्लाइनेशन क्या है, तो हमसे बोलोगे 30 डिग्री उसका इंक्लाइनेशन है। फिर हम तुमसे अगर इंक्लाइनेशन की डेफिनेशन बोले तो जो मैंने ऊपर लिखाई थी वो तुम पूरी डेफिनेशन पढ़ोगे एज इट इज, ठीक है, कि यस सर। नापते कैसे इंक्लिनेशन को, तो तुम बताओगे कि पॉजिटिव एक्स एक्सेस में होना चाहिए और क्लॉक पर एंटी क्लॉक वाइज चलना चाहिए, तब जो एंगल मिलेगा वो हमें इंक्लिनेशन बताता है। बस इतना ही होता है बेसिकली, इतना कठिन नहीं है। इंक्लिनेशन का मतलब जो एंगल वो स्ट्रेट एक्स एक्सेस से बना रही है उसको हम बोलते हैं। जैसे मान लो ये हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम है हमारे पास, ये हमने लाइन बना दी, ठीक है, तो एक्स एक्सेस से चले, ठीक है, और एंगल बनाया इसका यहाँ तक, लाइन तक, तो ये जो एंगल होगा उसको हम लाइन L2 का इंक्लाइनेशन बोलेंगे। इसको मान लो हमने 130 डिग्री नापा, सपोज करो, ठीक, कितना भी आएगा 130 डिग्री, मान लो हमने मान लिया कि 130 डिग्री आ रहा है, तो ये 130 डिग्री क्या हो गया, लाइन L2 का इंक्लाइनेशन हो गया, इंक्लिनेशन हो गया। ठीक है। समझ में आई बात? इंक्लाइन का मतलब क्या यस होता है? सर। इंक्लाइन का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? सर एक स्लैंटिंग सरफेस। बिल्कुल सही, स्लैंटिंग सरफेस, ठीक है। बेसिकली अगर इंग्लिश की बात करो तो इंक्लाइनेशन और स्लोप का मतलब लगभग सेम होता है। स्लोप का मतलब क्या होता है, घर पे जो स्लोप पड़ती है, या फिर मॉडर्न हाउसेस जो होते हैं, ठीक है, या स्लोप जो पहाड़ की स्लोप होती है, जो भी ये सब चीज़ें हैं उसको हम स्लोप बोलते हैं। मैथमेटिक्स में इनका जो मीनिंग है वो बिल्कुल रिगरस है, बिल्कुल प्री डिफाइंड है। इंक्लाइनेशन का मतलब अलग होता है, स्लोप का मतलब अलग होता है। तो बेसिकली सिंपल सी बात है, जो एंगल जो लाइन बनाएगी, स्ट्रेट लाइन बनाएगी, उसको इंक्लाइनेशन बोलेंगे। और उस एंगल का जो टैन थीटा होगा उसको हम स्लोप बोल देंगे। जैसे मान लो हमने ये लाइन दे दी और ये हमने बोल दिया ये वाई एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस है, ये एंगल जो है ये 30 डिग्री एंगल है। फिर हम तुमसे बोलेंगे लाइन L1 का स्लोप कितना है। लाइन L1 का स्लोप क्या क्या बताओगे तुम हमें? लाइन L1 का जो स्लोप है वो tan 30 डिग्री है, जिसको हम एम भी बोल सकते हैं। tan 30 डिग्री की वैल्यू निकाल सर के ये बता देना। टैन क्यों लगाते हैं तो स्लोप के साथ? tan क्यों लगाते हैं, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसको हम आगे चल के बताएंगे, ठीक है, जब हम ट्रिग्नोमेट्री कराएंगे तब बता देंगे tan क्यों लगाते हैं, ठीक है। यस सर। तो वो मेरे क्वेश्चन प्लीज बता दीजिए आप प्लीज, अच्छा लास्ट हाँ, में टाइम। क्वेश्चन, चलो ठीक है, फिर इसको इतना ही रखते हैं, बाकी कल बताएंगे। स्लोप और इंक्लाइनेशन का की डेफिनेशन याद कर लेना अच्छे से, आगे कल बताएंगे। बाकी जिसको कौन सा चैप्टर तुम्हारा? सर एपी था। हाँ, एपी का क्वेश्चन किसी को सुनना है तो रुक जाओ, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं, क्लास खत्म हो गई है। बताओ, क्वेश्चन जो भेजे थे वही वाले हैं? यस सर 13 सर 13 15 16 था। तो एक सेकंड रुकना वही जरा। क्वेश्चन नंबर तो 13, 13 14 और 15 था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 देख लो जरा। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है कि क्वेश्चन में लिखा है कि एक सीक्वेंस है, एक सीक्वेंस हमें बनाना है 9 से लेके 95 के बीच में, ठीक है। यस एक सर। इनमें से चूज करना है, कैसा नंबर चूज करना है, ऐसा नंबर। लास्ट में नहीं समझ में आता है सर, स्टार्टिंग तो जो बेस होते हैं सर वो तो मेरा आ जाता है सर, जब सम निकालना रहता है उन दोनों का मिक्सचर सब वो नहीं समझ में आता है। तो ये सीक्वेंस निकल आया था, एपी क्या बनेगी बताओ जरा। सर एक मिनट।
सर 10 होगा सर, वो मैंने दूसरी कॉपी में लिखा है सर, मैं बता रही हूँ। और सर डी होगा 3, टीएन होगा 94। चलो ठीक है, तो ए बता रही हो तुम 10, डी होगा 3 और ए एन होगा, हाँ एल जो है लास्ट टर्म जो है, या ए एन मान लो, वो 94 होगा। यस बिल्कुल सर। सही। ठीक है, तो अगर तुम्हें ये पता है उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इसमें से एम की वैल्यू निकालनी है सबसे पहले। टोटल नंबर ऑफ टर्म, इसका मिडिल टर्म निकालना है ना, तो मिडिल टर्म निकालने के लिए सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो वो भी पता किया था। ठीक है, वो निकालना आता है, बताएं वो, सर बता दें। मिडिल टर्म के लिए हाँ, मिडिल टर्म की कैलकुलेशन क्या करी थी, समझ में आया था, बताएं। सर बता दीजिए सर, वही तो यहाँ पे नहीं। अच्छा, चलो देखो, मिडिल टर्म निकालना है, एम की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, हमें लास्ट टर्म की वैल्यू पता है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं एम के लिए। सबसे पहले हम टोटल नंबर ऑफ टर्म निकालेंगे। ठीक है, जैसे मान लो हमने तुमसे बोला कि 1 2 3 4 5 6 हैं, ये अगर सीरीज है, हम तुमसे बोलेंगे इसका मिडिल टर्म निकालो, पहले तुम निकालोगे टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं ना, 6 टर्म है, तो इसका यस मिडिल सर, मिडिल टर्म जो है 6 ये टर्म है। तीसरा चौथा मिडिल टर्म हो जाएंगे। तो ऐसे ही सबसे पहले हमें सीरीज में टोटल नंबर ऑफ टर्म निकालने हैं। तो हम सॉल्विंग फॉर टोटल टर्म्स। ठीक है, तो क्या करोगे, इसमें एल की वैल्यू, एल का फॉर्मूला लगा दोगे। लास्ट टर्म क्या होता है, ए प्लस एम माइनस 1 डी। इसमें एल की वैल्यू जो है 45 है, ए की वैल्यू जो है 10 है, एम की वैल्यू हमें निकालनी है, और डी की वैल्यू जो है वो 3 है। जब पूरा सॉल्व करोगे 94 माइनस 10/3 हो जाएगा ये, इज इक्वल टू m-1। ठीक है, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये 84/3 माइनस सॉरी प्लस 1 इज इक्वल टू m हो जाएगा, जो कि आंसर हमारा कैलकुलेट करके 29 आ रहा था। ठीक है, ये 28 हो जाएगा, यस सर। तो ये 29 आ जाएगा। मतलब हमें क्या पता, टोटल नंबर ऑफ टर्म जो है वो 29 है। ठीक है, 29 टोटल टर्म है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले पता करना था टोटल नंबर ऑफ टर्म है, वो हमने निकाल लिया। अब हमारे पास मिडिल टर्म निकालने के लिए दो फॉर्मूले होते हैं, अगर तुम्हें याद होगा तो। सर हाँ बेटा। सर मैंने फॉर्मूला वो यूज किया था सर, जो नहीं था सर, n/2 वाला। सॉरी सर, a+m-1d वाला, n-1d वाला यूज किया था सर, tn=2 वाला। तो उसमें n की वैल्यू मतलब 29 आई थी मेरी। हाँ, तो बात वही है ना, एन बोलो एम बोलो, हमने उसी हाँ। टर्म को एम बोल दिया, तुमने उसी टर्म को एन बोल दिया, बात वही है। तुम भी टोटल नंबर ऑफ टर्म ढूंढ रही हो, हम भी टोटल नंबर ऑफ टर्म ही ढूंढ रहे हैं। तो जब हमने इतना कर यस दिया सर। है, जब इतना कर दिया फिर हम डिसाइड करेंगे हमारे, तो हमें पता क्या चला कि 10 से लेके पूरी जो सीरीज है 94 तक कितने टोटल टर्म है, 29 टर्म्स है टोटल। अब हमें डिसाइड करना था कि मिडिल टर्म निकालने के लिए दो फॉर्मूले होते हैं। जब ऑड नंबर ऑफ मिडिल टोटल नंबर ऑफ टर्म होते हैं तो फॉर्मूला अलग होता है, इवन नंबर ऑफ टोटल टर्म होते हैं तो फॉर्मूला अलग होता है। ठीक है, इसमें कितना है, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है। ठीक है, अगर कहाँ गया सीरीज, अच्छा बता दिया, अगर 1 2 3 4 5 5 लोग बैठे हैं तो एक मिडिल टर्म आएगा, 6 लोग बैठे हैं तो ये दोनों जो है मिडिल टर्म आ जाएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे। यस सर। ठीक है, तो वैसे ही हम ऑड और इवन के लिए अलग फॉर्मूला लगाते हैं। ऑड का फॉर्मूला क्या लग जाएगा भाई हमारे पास, ऑड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है m+1 बाय n+1/2। 2 टर्म, मतलब 30/2 टर्म, मतलब कि 15वें टर्म को हम ढूंढ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, 15वें टर्म को हम यस सर। ढूंढ रहे हैं, 15 टर्म को हमने ढूंढ लिया, तो मेरा ये पहला आंसर तो मेरे ख्याल से ये आ गया। ठीक है, आप 15वें यस सर टर्म आ की रहा है। वैल्यू भी निकाल लेना। ठीक है, 15वें टर्म की A15 की वैल्यू निकालनी है सबसे पहले। अब पहला पार्ट ये सॉल्व हो गया, सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, सेकंड सर पार्ट में इसमें पूछा तो नहीं गया है कि मतलब 15 टर्म का भी जो निकालना है सर, वो कैसे प्रोसेस हम जानेंगे कि इसका यही निकालना है तो इससे ये आएगा। नहीं, पहला पार्ट तो सॉल्व हो गया, दूसरे पार्ट के लिए तो सॉल्व करते हैं। दूसरे पार्ट में क्या लिखा है कि मिडिल टर्म के, देखो ये सीरीज लिखी है 10, उसके बाद लिखा होगा 14 और ऐसे करके लिखा होगा, बीच में यहाँ पे ये 15वां टर्म आया होगा जो बीच में बैठा होगा। ठीक है, और इसके आगे हमारे पास 94 तक सीरीज चल रही होगी। ठीक है, तो हमसे बोला गया यस है सर। कि मिडिल टर्म के पहले जितने टर्म आ रहे हैं इनका सम निकालो, और मिडिल टर्म के बाद जितने टर्म आ रहे हैं उनका सम निकालो। तो अगर तुम्हें ये काम करना है कि मिडिल टर्म के पहले जितने टर्म आ रहे हैं उनका सम निकालो, मिडिल टर्म के बाद जितने टर्म आ रहे हैं उनका सम निकालो, तो मिडिल टर्म पता होना चाहिए।
A15 की वैल्यू पता होनी चाहिए, इसलिए हमें पहले A15 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मिडिल टर्म की वैल्यू निकाल लो, काम आसान हो जाएगा। तो A15 जब तुम सॉल्व यस करोगे सर। तो फॉर्मूला ये होता है A प्लस 15-1D हो जाएगा। इसमें A की वैल्यू 10 है, 15-1 D की वैल्यू 3 है। सॉल्व करोगे तो कुछ आंसर आ रहा था, तो सॉल्व करोगे तो आंसर आपका आ रहा था 52 आ रहा था। अगर पूरा सॉल्व करोगे तो A15 की वैल्यू कितनी आ रही है, 52 आ रही है। ठीक, यस सर। तो मतलब अब हमें क्या पता चला कि ये 14, ये 10 है, ये 14, और ऐसे हम आगे बढ़ते जाएं तो मिडिल में 52 लिखा होगा और यहाँ पे आखिरी में 94 लिखा होगा। ये हमें सीरीज मिल गई, यहाँ पे ये मिडिल टर्म है और इस तरफ वाले जो हैं लेफ्ट हैंड साइड वाले हैं, इस तरफ जो है राइट हैंड साइड वाले हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम जरा पहले 52 के पहले क्या नंबर लिखा होगा और 52 के बाद क्या नंबर लिखा होगा वो हम लिख लेते हैं, उससे हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा और कुछ नहीं है। और लिखना भी आसान है। देखो कॉमन डिफरेंस इस सीरीज का क्या है, 3 है ना। 3 है सर। तो 52 के बाद वाला टर्म जो है उसको 52 में +3 कर दोगे, 52 के बाद वाला टर्म आ जाएगा 55 हो जाएगा। 55 हो जाएगा। वैसे ही 52 में से 3 माइनस कर दोगे तो इससे पहले वाला आ जाएगा, मतलब 49। समझ में आया? यस सर। तो ये हमने अपनी सहूलियत के लिए हमने 2 टर्म और निकाल लिए। जब हमने ये टर्म निकाल लिए तो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा था, कहाँ गया, फाइंड द सम ऑफ बोथ साइड ऑफ द मिडिल टर्म सेपरेटली। मतलब लेफ्ट हैंड साइड का सेपरेट सम निकालना है, राइट हैंड साइड का सेपरेट सम निकालना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में अलग एपी बन रही है, राइट हैंड साइड में अलग एपी बन रही है। लेफ्ट हैंड साइड की अगर तुम बात करो तो इसमें ए की वैल्यू 10 है, डी की वैल्यू तो 3 है, लास्ट टर्म जो है वो 49 है। ठीक है, लास्ट टर्म सर 49 10 के बाद 13 होगा ना सर? 13 +3, हाँ 13 होगा, 10 के बाद 13 होगा। ठीक है, तो लास्ट टर्म जो है वो 49 है। तो लास्ट टर्म पता है, यस सर। वैसे ही हम m निकाल लेंगे पहले। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, फॉर्मूला होता है, हमें सम निकालना है तो एस एन का फॉर्मूला जो है n/2 2a + n-1d होता है। ये फॉर्मूला होता है। इसमें n बोलो चाहे m बोलो, टोटल नंबर ऑफ टर्म जो सीरीज में है यहाँ से लेके यहाँ तक जितने टर्म है उन्हीं का तो सम निकालना है टोटल। तो फॉर्मूला चाहे तुम यस जो सर। जो निकालो, अगर n बोलना चाहते हो तो यहाँ पे n लिख देना, m बोलना चाहते हो तो यहाँ पे m लिख देना। फॉर्मूला ये भी काम कर जाएगा और फॉर्मूला ये भी काम कर जाएगा, सेम फॉर्मूला है दोनों, 2a + m-1। तो हम क्या करेंगे, a पता है, d पता है, 49 लास्ट टर्म भी पता है, इसकी मदद से हम पहले टोटल नंबर ऑफ टर्म यहाँ से यहाँ तक कितने टर्म से वो निकाल लेंगे। ठीक है, जब हमने कितने टर्म से वो निकाल लिया हमें, उसको हमने n की जगह वो रखा, एक a और d की जगह हमने बाकी फॉर्मूला रख दिया, सॉल्व हो जाएगा। वैसे ही अगर हम राइट हैंड साइड में चलेंगे तो हम इसमें पहला टर्म यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सीरीज यहाँ से स्टार्ट हुई तो पहला टर्म 55 है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस तो वो 3 ही है, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट टर्म जो है इसमें 94 है, तो इसमें n की वैल्यू अलग आ जाएगी। ठीक है, तो बात पहले और बाद में वैसे मिडिल टर्म है तो पहले n की वैल्यू जो इसमें आएगी वही n की वैल्यू उसमें भी आएगी, लेकिन Sn की वैल्यू चेंज हो जाएगी। यस सर। तो इसमें ऐसे सर सॉल्व यहाँ पे कर, जो 52 से सीरीज स्टार्ट हो रही है ना, तो सर a की वैल्यू 52 होनी 52 से चाहिए। नहीं, 52 से नहीं स्टार्ट हो रही बेटा। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है ढंग से देखो कि फाइंड द सम ऑफ नंबर ऑन बोथ साइड ऑफ मिडिल टर्म सेपरेटली। मतलब मिडिल टर्म के लेफ्ट हैंड साइड में ये सारे नंबर है ना, इनका सम अलग तुमने निकाला यहाँ पे। मिडिल टर्म के राइट हैंड साइड में ये नंबर है, मिडिल टर्म के राइट हैंड साइड में नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 55 से स्टार्ट हो रहे हैं ना, 52 को एक्सक्लूड कर देना है। यस सर। ठीक है, तब जो नंबर आएंगे वो सॉल्व कर लेना, तब ऐसे आंसर आ जाएगा आपका। ठीक, यस सर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते तो हैं। उनको ऐड भी करना है ना, जो सम आएंगे दोनों के? नहीं नहीं, सम का आंसर अलग लगाएगा, यहाँ से अलग आंसर आएगा, यहाँ से अलग आएगा, प्लस नहीं करना है। ठीक, ओके तुम्हारे सर। आंसर शीट में दिख रहा था, आंसर शीट में 3 आंसर दिए हैं देखो। इसका आंसर 413 दिया हुआ है, इसका आंसर 1043 दिया हुआ है, पहले वाले का 15 ही आ रहा था। 1043। ठीक, 3 आंसर आ रहे हैं ना, यस इसका सर। इसका और इसका ऐसे आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। यस सर। क्वेश्चन नंबर 14 लिखा है एसएन डिनोट्स द सर सम ऑफ। 14 आ गया था मेरा। 14 आ गया था, 15 बताएं फिर। तो 15 बता दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तो 15 क्या है? 14 ऐसे ही होगा ना सर, मैंने तीनों का सम निकाला था
सर S12 निकाल लिया था, S8 और S4 सर, दोनों की मतलब जो हाँ वैल्यूज आई बिल्कुल, थी सम आया था, उनको माइनस करके इक्वल में रख दिया था LHS RHS। बिल्कुल सही, फॉर्मूला वाइज करना है, सही है। तो क्या यस। लिखा हुआ है, 15 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 15 क्वेश्चन में क्या लिखा है, शो दैट द सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई एन टाइम्स द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर। ठीक है, तो क्वेश्चन में लिखा है कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सॉरी तो n, सर इसमें n2n करके वैल्यूज होंगी सर, n2n हाँ 4n 6n। नहीं नहीं वैसे नहीं होगी, सम ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट भी लिख लेते हैं, सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, ये दिया हुआ है इज इक्वल टू, मतलब इक्वल टू लगा देते हैं, 1 n+1 टाइम्स मतलब n2 हो गया, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर। ये क्वेश्चन है हमारे पास, मतलब ये प्रूव करना है। ठीक है, मतलब सम ऑफ n इवन नंबर अलग निकाल लेंगे, सम ऑफ n ऑड नंबर अलग निकाल लेंगे, उसके बाद जब हम प्रूव करने जाएंगे तो हमें यही दिखेगा, जरा देखते हैं कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम सीरीज लिखते हैं, ये हमने पार्टीशन बना लिया, यहाँ पे लिखते हैं फॉर फर्स्ट n इवन नंबर। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर फर्स्ट n ऑड नंबर। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से देखना क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर लिखा हुआ है वैसे तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, यस सर 1 से। लेकिन पहला इवन नंबर कौन सा होता है, सर इवन इवन है तो 2 से स्टार्ट हो होंगे। जाएगा। तो ये जो सीरीज बनेगी वो 2 4 6 8 ऐसे करके बनेगी, और कहाँ तक जाएगी, ये जाएगी फर्स्ट n, n तक। हाँ n तक नहीं जाएगी बेटा, 2n तक जाएगी। ठीक है, कहाँ तक जाएगी, 2n तक जाएगी। कैसे, देखो मान लो हम तुमसे यस बोल, सर। समझ में आ गया, ये बताएं। यस सर आ गया। आ गया, वेरी गुड भाई। तो फर्स्ट n ऑड नंबर कैसे निकालोगे, ऑड नंबर ऐसे निकालोगे, पहला ऑड नंबर क्या है, 1 है, दूसरा ऑड नंबर क्या है, 3 है, वैसे 5, और 3 ऐसे ही 5 कहाँ तक जाएगा, n तक हो जाएगा। 2n+1, n तक नहीं जाएगा, 2n+1 तक जाएगा। ठीक है, देख लो कैसे हम बता रहे हैं 2n। जैसे हमने तुमसे बोला कि स्टार्टिंग के 5 इवन नंबर लिखो, जरा 5 इवन नंबर लिखो, तो क्या लिखोगे, 2 4 6 8 10। लास्ट इवन नंबर क्या है, 2 × 5 है। यस। अगर हमें n लिखना होता तो लास्ट इवन नंबर क्या होता, 2 × n होता। 2 into n। यस सर। ये लॉजिक है। ठीक है, तो अगर हम वैसे तुमसे बोले कि यहाँ पे लॉजिक देख लो, फॉर्मूला सही बनाए वो नहीं बनाए, या सही बनाए वो भी देख लेते हैं। यस सर आ गया ये 1 समझ में। 3 5 हम देख लें, क्या पता गलत बनाओ। 1 3 5 है और 7 है, मान लो, तो ये 4 है। ठीक है, हाँ देखो फॉर्मूला गलत बना है थोड़ा, तो 1 से स्टार्ट है इसलिए फॉर्मूला थोड़ा सा गलत बना है। लास्ट इवन नंबर का फॉर्मूला क्या बन रहा है, 2n-1 बन रहा है। n इवन नंबर है तो 2n-1 बनेगा। बात समझ में आई, या फिर से बताएं। तो +1 भी तो कर से आ सकता है सर, जैसे कि 5 फॉर्म है तो 2 into 5 -1, यानी कि सर इवन +1 तो हो जाएगा, तो सर ऑड 11 आ जाएगा, ऑड नंबर है। ऑड नंबर तो आ सकता है, लेकिन जो हमारा फॉर्मूला जो है वो ऐसा नहीं बनेगा। देखो हमने तुमसे, अगर तुमसे बोले कि पहले 5 ऑड नंबर निकालो, तुम लिखोगे 1 3 5 7 और 9, ये लिखोगे। ये पहले 5 ऑड नंबर है, 5 का और इसका क्या रिलेशन है, अगर 2 × 5 -1 करोगे तब बनेगा ना 9। यस सर। और ये फॉर्मूला हर जगह बनेगा, अगर तुम्हें स्टार्टिंग से हमने 6 स्टार्टिंग के 6 ऑड नंबर हम तुमसे लिखने को बोले, ठीक है, तो हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं जो आखिरी का ऑड नंबर हम लिखेंगे वो 2 × 6 -1 होगा, मतलब 12-1, या फिर हम 11 लिखेंगे। ठीक है, देख लेते हैं। यस सर आ गया। पहला 3 है, दूसरा 5 है, ये 7 है, 1 3 5 7 9, और फिर क्या लिखोगे, 11 लिखोगे, लिखोगे ना। यस सर। तो मतलब अगर हम ये फॉर्मूला बनाएं 2n-1, तो हम nth ऑड नंबर पहुंचेंगे।
ठीक है। अगर हम 2n+1 फॉर्मूला बना दें तो हम पहुंच रहे हैं 13 में। तुमसे हमने बोल रहे हैं 5 और वो सॉरी 6 ऑड नंबर लिखो, तुम लिख के आ रही हो 7 ऑड नंबर। कितने हो गए? 7 हो गए ना। यस सर। इसलिए हमने चूज दोनों में से कर सकते थे। चूज हम 2n+1 भी ऑड होता, 2n-1 भी ऑड होता, लेकिन फर्स्ट n ऑड नंबर लिखने हैं ना, तो हम ऐसा फॉर्मूला चूज करेंगे जो कि हमें स्टार्टिंग से n ऑड नंबर निकाल के लेके आए। तो फॉर्मूला क्या है? ये है। समझ में आया? नहीं नहीं समझ में आ रहा तो बना के यस देख सर। लेना, इसलिए हमने बना के दिखाया तुम्हें। ठीक है, नहीं सर, आ गया। चलो एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आया तो बना के देख लेना। अब क्या करना है? अब हमें कुछ नहीं करना है। अब हमें सिंपली a लिखना है 2, d लिखना है हमारे पास क्या लिखना है 2, ठीक है, फिर 2। और n लिख लो n, ठीक है, या इसमें नंबर ऑफ टर्म क्या है? n है, वही लिख लो। l की वैल्यू जरूरत भी नहीं पड़ी। ठीक है, तो अगर इतना दिमाग नहीं खपाना है तो ऐसे ही रहने देना, l की वैल्यू जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, यहाँ से a की वैल्यू क्या हो गई 1, d की वैल्यू क्या हो गई 2, और नंबर ऑफ टर्म कितने चाहिए? n ही चाहिए। यहाँ से भी बात खत्म हो गई। ठीक, तो अगर a पता है, d पता है, n पता है, यहाँ पे भी दोनों चीज़ें पता है, तो हम Sn निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा? n/2 2a प्लस n-1d। ठीक है, फॉर्मूला सॉल्व करते हैं। n की जगह n ही रहने दो, a की जगह हम रख देते हैं 2 प्लस n-1 ऐसे ही रहने दो, d की जगह हम रख देते हैं 2। जब सॉल्व करोगे इसको तो ये हो जाएगा n/2, ये हो जाएगा हमारे पास n/2 बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा, फिर प्लस 2 + 2n। 2 2n + 2n। - 2 ब्रैकेट खोल दिया, तो ये हो जाएगा n/2 2 + 2n। वेरी गुड भाई, 2 + 2n। तो ये 2 हम अंदर भी ले जा सकते हैं। ठीक है, n यहाँ पे आया, 2 अंदर ले गया, 2/2 यस हो सर। गया, प्लस 2n/2 हो गया, विच गिव्स अस n इधर लिखा है 1 + n। सर डायरेक्ट लिख दीजिए सर, 2n + 2n से समझ में आएगी सर। इक्वेशन बनेंगी सर 2n² वाली। ठीक है, पहली मतलब Sn तो ये बन गया। Sn प्लस सॉरी, ये ऑड नंबर का सम क्या है वो हम देख लेते हैं। ऑड नंबर का सम क्या हो जाएगा? n/2 2a + n-1d। फॉर्मूला यही हुआ। इसमें n की वैल्यू चेंज नहीं करनी है, a की वैल्यू की जगह 1 रख दिया, प्लस n-1 d की वैल्यू की जगह हमने लिख दिया 2। ठीक है, सॉल्व किया तो 2 + 2n - 2 हो गया,